नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करेंगे राहु ट्रांजिट सितंबर 2020 में, जो कि मिथुन राशि से वृष राशि में राहु का गोचर होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस गोचर का जेमिनाई एसेंडेंट यानी कि मिथुन लग्न वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके हम बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल पोस्ट, आपको इंटरेस्टिंग पोस्ट मैं कहूँगा, जिससे आपकी नॉलेज बूस्ट हो एस्ट्रोलॉजी को लेके। ऐसी पोस्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाएगी। और राहु से रिलेटेड आपके मैरिज लाइफ कैसी होगी, उससे रिलेटेड राहु को कैसे देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, राहु स्पेशल वीडियो मैंने दे रखा है, आई नोटिफिकेशन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, इन सब मुद्दों से जो हमारे लाइफ के बड़े बड़े मुद्दे हैं, इनसे रिलेटेड सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो एक बार आप ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको। मेरा स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियो प्लेलिस्ट है, राहु नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ज़रूर एक बार चेक करें। तो दोस्तों आ जाता हूँ मैं टॉपिक पे। राहु ट्रांजिट मिथुन लग्न के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सूर्य या चंद्र राशि से ना देखें, लग्न के हिसाब से मैं जो भी कहूँगा लग्न को ध्यान में रख के कहने जा रहा हूँ, और लग्न से ही देखिएगा। तो ये दोस्तों राहु आपके मिथुन लग्न वालों के लिए 12वें घर में आ रहा है, यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 12वां स्थान है, आपकी कुंडली का 12वां स्थान है। और इस वक्त करंटली वो मिथुन यानी कि आपके लग्न में है राहु, और अभी वो आपके 12वें घर में आएगा सितंबर 2020 में। तो इसका क्या असर होगा आपके लग्न कुंडली पे या जेमिनाई ज़ोडिएक पे। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिसकी राहु की दशा चल रही होगी या ऐसे ग्रह की दशा चल रही होगी जो राहु के नक्षत्र में बैठा हो, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, उसे देखिए क्या वो राहु के नक्षत्र में है या राहु की दशा महादशा चल रही है आपकी, तो गोचर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको असर करता है, ठीक है। उसके बाद हर एक के चार्ट में थोड़ा सा, हर एक के चार्ट के लिए अलग अलग ये इफेक्ट करेगा, सबके लिए वो एक जैसा ही इफेक्ट करेगा कोई गोचर, ऐसा नहीं है। सबके लिए पॉजिटिव होगा, सबके लिए नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। कारण इसका ये होता है कि सबकी प्लैनेटरी पोजीशन उनके चार्ट में बहुत ही अलग होती है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें बताता जाऊँगा, उसे आप ध्यान देते जाइएगा। तो सबसे पहले जो एज यूजुअल सारे ट्रांजिट में बताया जाता है, पहले शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ प्लेसमेंट के हिसाब से। राहु जो है 12वें भाव में आ रहा है। 12वां भाव क्या होता है दोस्तों? 12वां भाव होता है मोक्ष का, होता है असाइलम का, होता है विदेश से कनेक्शन, विदेश सेटलमेंट का होता है, विदेश से बिजनेस, विदेश से फ़ायदा, इन सब चीज़ों के लिए 12वां भाव जिम्मेदार होता है। 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, सैया सुख का भी माना जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अकेलापन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी जाती है। और जीवन में जितने भी प्रकार के व्यय है, खर्च है, चाहे वो आपका ऊर्जा हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपकी वाणी हो, चाहे वो आपका सोच हो, चाहे वो जो भी, चाहे आपकी वो भावना ही क्यों ना हो, जो भी खर्च हो रहा है वो 12 भाव से देखा जाता है एक तरह से। ये एक ब्रॉड लेवल पे आप समझ लीजिए। उसके बाद 12वां भाव क्या है दोस्तों? 12वां भाव मोक्ष भाव है। अगर हम त्रिकोण के हिसाब से देखें तो जैसे आपका लग्न पंचम नवम धर्म त्रिकोण माना जाता है, वैसे ही चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीनों मोक्ष त्रिकोण माने जाते हैं। मोक्ष का जो है राहु से मैं कहूँगा कोई खास संबंध नहीं। मोक्ष का संबंध केतु से एक बार है, लेकिन राहु से नहीं है। तो राहु मोक्ष की तरफ तो नहीं ले जाता, ये तो बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि राहु जो है वो डिज़ायर को दर्शाता है। डिज़ायर हो गया, किसी भी चीज़ के डिज़ायर को दर्शाता है। अब बात करते हैं साइन की। मैंने आपको बता दिया, ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं साइन। साइन यहाँ पे है आपकी टॉरस। टॉरस जो है काल पुरुष कुंडली में देखो तो ये वेल्थ को दर्शाती है, होल्डिंग वेल्थ को दर्शाती है। इन तरह से कहूँ तो एक राजसिक साइन है जो ज़्यादातर पैसे, डिज़ायर्स को दर्शाती है। मतलब इन शॉर्ट ये जो राशि है ये भौतिक जगत के लिए सही है। भौतिक जगत जो होता है उसके लिए अगर राहु यहाँ पे बैठे तो भौतिक जगत के हिसाब से देखा तो ये साइन, जिस साइन में राहु आ रहा है उस हिसाब से राहु अच्छे साइन में आ रहा है। मैं कहूँगा यहाँ पे विदेश से रिलेटेड, विदेश से जुड़ी हुई फ़ायदे, विदेश से रिलेटेड कुछ न कुछ फ़ायदा, चाहे वो जॉब के रूप में हो, चाहे आपके प्रोफेशन के रूप में, चाहे बिजनेस के रूप में, ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन है कि राहु यहाँ पे आएगा। तो जेमिनाई वालों को ये कुछ विदेश से रिलेटेड, अगर आपका कुछ काम है, अब्रॉड से रिलेटेड काम है या अब्रॉड जाना है, ऐसा कुछ भी सिचुएशन समथिंग रिलेटेड टू अब्रॉड है, तो वो आपका मोस्ट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। उसके लिए ट्रांजिट अच्छा है भौतिक जगत के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट के हिसाब से राहु अगर आपका किसी का भी सप्तम दूसरे भाव में, सप्तम भाव में या दूसरे भाव में है, तो अगर दूसरे भाव में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो सेविंग वेल्थ है, आपका जो सेविंग वेल्थ है उसको डिस्टर्ब करे, यानी कि आपके पैसे को डिस्टर्ब करे, मनी वाइज कुछ लॉस या प्रॉफिट होने की संभावना है। 12वें भाव में है तो ये खर्च दिखाता है बेसिकली, तो ये खर्च की संभावना ज़्यादा है। 7वां भाव तो बिजनेस पार्टनरशिप में अलगाव होना या आपके वाइफ से आपके मैरिड लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आना, ये कुछ संभावनाएं दर्शाता है अगर राहु सप्तम या दूसरे भाव में, ये कुछ संभावनाएं आती हैं। अगर राहु पंचम भाव में है आपका, फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस आप देख सकते हैं, फिफ्थ हाउस जहाँ पे आपका 7 नंबर आपको दिख रहा है, शुक्र देवता की ये राशि मानी जाती है। सप्तम भाव जहाँ पे 7 नंबर, ये आपका 5वां भाव, अगर यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, एजुकेशन वाइज कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या किसी का अगर प्रेगनेंसी वगैरह का चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा टेक केयर करने वाला टाइम होगा, मैं कहूँगा। अगर राहु पंचम में है तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा कि कुछ अगर आपको विद समथिंग जैसे कि आउट ऑफ स्टेट अफेयर है या आउट ऑफ स्टेट कुछ अब स्टडी से रिलेटेड कुछ काम है, आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, उसके लिए एक हद तक ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव सिग्नल होगा। बट जैसे मैं कहा हूँ कि जितने भी क्रूर या फिर मैलेफिक, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, ये इमोशन और रिलेशन से इनका जो एक नाता होता है बहुत अच्छा नहीं होता, तो इस हिसाब से यहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे पंचम भाव में भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, राहु इस ट्रांजिट के दौरान 3 नक्षत्र जो टॉरस में हैं बेसिकली, वो नक्षत्र है मंगल के नक्षत्र पड़ेंगे, चंद्र देवता के नक्षत्र पड़ेंगे और सूर्य देवता। ये 3 प्लैनेट की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है। अच्छी होने का मतलब क्या है कि जैसे मंगल की बात करूँ तो कंबस्ट ना हो, बहुत कमज़ोर ना हो, 8वें में ना हो, क्योंकि 6वें में भी होगा, 8वें में भी होगा तो कहीं न कहीं दुश्मनों से नुकसान कराएगा, 8वें में होगा तो शारीरिक पीड़ा भी दे सकता है कुछ न कुछ। तो ऐसे ही आप इस चार्ट को समझिएगा, अगर मंगल आपका 6-8 में है तो एक हद तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हानि दे। 6ठे में होने में बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मैं कहूँगा कि हो सकता है कि आप कहीं पे आपका खर्च हो और उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा। 6ठे भाव में मंगल है, बस कंबस्ट ना हो, राहु के साथ ही ना बैठा हो आपके नेटल चार्ट में, ये सारी चीज़ें ना हो, यानी कि राहु की कंडीशन खराब ना हो, सॉरी मंगल की कंडीशन खराब ना हो, तो इसको ध्यान दीजिए। मंगल अगर आपका 6ठे 8वें में है और 6ठे में है स्पेशली तो ठीक है, 8वें में है तो थोड़ा दिक्कत परेशानी दे सकता है, या 12वें में है तो भी मैं कहूँगा तो कुछ हद तक ये यही संभावना बनाएगा कि यानी कि आप कहीं पे पैसे लगाओ, लेकिन अगर आप लिटिगेशन या किसी चीज़ में फंसे हुए हैं उसमें कुछ न कुछ विवाद या हानि दे सकता है, लेकिन किसी आपने इन्वेस्टमेंट कुछ किया है तो हो सकता है कि लेटर ऑन उसका आपको बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। सेम चीज़ आपको चंद्रमा के लिए देख रही। चंद्रमा दोस्तों आप देखेंगे तो आपकी कुंडली में जो है वो दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, अगर चंद्रमा सूर्य से, जैसे कि अगर जैसे कि सूर्य से बहुत करीब है, या फिर मैं कहूँ कि राहु के साथ बैठा हुआ या शनि के साथ बैठा हुआ, एफ्लिक्टेड है, मतलब इन शॉर्ट में कहना चाहूँ चंद्रमा की स्थिति अगर आपके चार्ट में ठीक नहीं, 8वें बैठा हुआ है या 12वें में ही है, तो ऐसी स्थिति में ये धन हानि का कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, धन हानि दे सकता है आपको, धन हानि हो सकता है इसके बदले में, या फिर मुंह या गले से संबंधी कोई दिक्कतें परेशानी आ सकती है आपके जीवन में। और इसके अलावा यानी कि फैमिली से रिलेटेड कुछ विवाद या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं जिसकी वजह से फैमिली से आपको दूर होना पड़े, या कुछ न कुछ ऐसी बाधा आपके फैमिली से रिलेटेड आ सकती है, आपके परिवार से संबंधित आ सकती है। चंद्रमा का इसमें अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। चंद्रमा और सूर्य अगर आपके कुंडली में अच्छे होते, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो राहु केतु का मैलेफिक यानी कि बुरा इफेक्ट आपके जीवन में वैसे ही बहुत कम हो जाता है, अगर चंद्र और सूर्य खाली ये मजबूत हों, अच्छे पोजीशन में हो आपके चार्ट में। सेम चीज़ मैं कहूँगा आपके लिए सन की बात करूँगा। सूर्य अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी, तीसरा भाव जो होता है साहस का होता है, तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तीसरा भाव बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है, मास कम्युनिकेशन, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है, और आप छोटी छोटी यात्राएं, छोटे छोटे आपके जीवन में जो पड़ाव आते हैं जो इसको पार करके आप सक्सेस को अचीव करते हैं, वो सारी चीज़ें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी है सूर्य देवता। तो सूर्य देवता की कंडीशन अगर अच्छी है और वो अच्छे भाव में है, जैसे कि सूर्य देवता के लिए जो अच्छा भाव होता है बेसिकली लग्न को माना जा सकता है, 10वें भाव को माना जा सकता है, 9वां भाव, पंचम भाव,
एक हद तक छठा भाव भी ठीक है, लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। इन सब जगहों पे सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य की सही स्थिति है। सही स्थिति मतलब डिग्री वाइज बल हो, उसमें 2 डिग्री, 1 डिग्री, 28 डिग्री, 29-30 डिग्री का होगा तो सूर्य में ज़्यादा बल नहीं माना जा सकता। और दूसरी चीज़, सूर्य को और डिटेल में देखें तो किस राशि में नीच का ना हो। अगर तुला, जैसे कि आपका पंचम भाव जहाँ पे, अगर वहाँ बैठा है तो पंचम भाव में नीच का भी हो जाएगा वो, तो नीच का होने के कारण वहाँ पे उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, पंचम भाव से रिलेटेड बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आप जरूर देखिएगा कि आपके चार्ट में राहु के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों, वो ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं, उससे रिलेटेड रिजल्ट आपको देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु से आप ये ट्रांजिट को रिजल्ट को ऐसे भी देखिएगा, आपकी जिस भी प्लैनेट की दशा चल रही है, दशा और अंतरदशा, ये 2 दशा देख लीजिए क्योंकि इनका मेजर इफेक्ट होता है आपके ऊपर। विषुवतीय दशा में दशा और महादशा और अंतरदशा, इसमें देख लीजिएगा किस प्लैनेट की चलेगी मेजर। तो इसके दौरान क्या वो जिसकी महादशा और जिसकी अंतरदशा चल रही, क्या वो प्लैनेट राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ये जो पर्टिकुलर जो गोचर है बहुत अफेक्ट करेगा आपको। और ये देखिएगा कि उस प्लैनेट की स्थिति क्या है। अगर उस प्लैनेट की स्थिति खराब है तो ये गोचर का रिजल्ट आपको खराब मिल सकता है। अगर उस स्थिति अच्छी है, अच्छे साइन में, अच्छा साइन, अच्छा पोजीशन क्या है मैं आपको बता सकता हूँ। मेटलिस्टिक वर्ल्ड की अगर आपको चीज़ों के से राहु इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, तो उसके लिए दशम भाव, 11वां भाव, तीसरा भाव, दूसरा भाव, 7वां भाव, ये सब भाव जो होते हैं एक तरह से राहु यहाँ से कुछ पॉजिटिव मेटलिस्टिक चीज़ें अच्छी आपको निकाल के दे सकता है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जिसके भी महादशा के थ्रू आप जा रहे हो उसके वो किसके नक्षत्र में है वो इंपॉर्टेंट है। राहु के नक्षत्र में तो उसकी इफेक्ट आप पे ज़्यादा होगा। राहु की दशा चल रही है अगर आपकी तो ऑब्वियसली आप पे इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, उस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। सूर्य चंद्रमा को देख लीजिएगा, अच्छे भाव में अगर है तो फ़ायदा देगा और बुरे भाव में है तो कुछ ना कुछ नुकसान देगा। जैसे चौथे में बैठा हुआ है, मान लीजिए सूर्य आपका चौथे में बैठा हुआ है, तो ये दो संभावनाओं को दर्शाता है। या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस करा सकता है, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करा सकता है। दोनों संभावनाओं को दर्शाता है। तो इसमें कंडीशन सूर्य कितना स्ट्रांग है आपका और सूर्य किसके नक्षत्र में, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों अभी के लिए ये मेरा आपके लिए जो ट्रांजिट वीडियो था मिथुन लग्न के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।